हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। मैं हूं प्रतिमा शुक्ला। पिछली वीडियो में हम सैम्पलिंग टेक्निक के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ा और आज की वीडियो में हम जो सैम्पलिंग का दूसरा टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उसको पढ़ेंगे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें कोई किसी भी यूनिट को सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई ऐसे सिलेक्शन का कोई मापदंड नहीं होता है कि किस इकाई को सैंपल के रूप में सेलेक्ट करना है, किसको नहीं। जो शोधकर्ता होता है वो अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या में से सैंपल का सिलेक्शन कर लेता है। जिन इकाइयों का वो अपनी सुविधा के अनुसार सिलेक्शन कर लेगा उसे ही वो सैंपल के रूप में सेलेक्ट करेगा और अपनी स्टडी में अप्लाई करेगा। तो ये होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरह ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव वर्ड देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि उद्देश्य के अनुसार, पर्पज अर्थात उद्देश्य, उद्देश्य अनुसार जो सैम्पलिंग होती है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार किसी भी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करता है और उसका जो लक्ष्य है, जो उसने अपनी रिसर्च के लिए एम बना रखा है, उसके अनुसार जितने भी उसको सैंपल की ज़रूरत है वो सैंपल का सिलेक्शन कर लेता है उस पॉपुलेशन से। इसमें कोई पहले से फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, इसमें कोई रैंडम सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है, रैंडमनेस की ज़रूरत नहीं है कि सभी को सेलेक्ट होने की समान संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो पर्पजिव सैम्पलिंग में रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य को ध्यान में रख के जनसंख्या में से सैंपल का सिलेक्शन कर लेता है। तो ये होती है पर्पजिव सैम्पलिंग। जो अगला नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है वो है एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैम्पलिंग। जो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होती है, एक्सीडेंटल अर्थात आकस्मिक, जो आकस्मिक सैम्पलिंग होती है उसमें रिसर्चर कहीं से भी अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी रिसर्च स्टडी की जो उसकी नीड है, कहीं से भी सैंपल का सिलेक्शन वो अपनी रिसर्च के लिए कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं, उनका सिलेक्शन कर लेगा, या किसी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर लेगा, किसी स्कूल से सिलेक्शन कर लेगा, जो भी उसको जहाँ से भी इजीली अवेलेबल हो जाता है वहाँ से वो सैंपल का सिलेक्शन अपनी स्टडी के लिए कर लेता है। ये बहुत ही एक तरीके से कहें तो इसमें समय की, धन की, सब चीज़ की बचत होती है। ये बहुत ही आसान सी सैम्पलिंग है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कि जहाँ से उसको इजीली अवेलेबल हो गए सैंपल्स, वहाँ से उसने सेलेक्ट कर लिया। तो ये थी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। तीसरा जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, टाइप है, वो है कोटा सैम्पलिंग। कोटा अर्थात समूह। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि जिस भी जनसंख्या से हमें सैंपल का सिलेक्शन करना है उनको हम अलग अलग कोटा में डिवाइड कर देते हैं। उसका कोई स्पेसिफिक ऐसे मापदंड या क्राइटेरिया जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बनाते थे ऐसा नहीं होता है। अपनी सुविधा के अनुसार हम उनको अलग अलग कोटा में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखना चाहते हैं कि विडोज वीमेंस जो होती हैं उनमें एंजाइटी डिप्रेशन की क्या कंडीशन है, एंजाइटी डिप्रेशन की स्टडी अगर हम करना चाहते हैं तो हमने सबसे पहले सपोज़ हमने किसी आश्रम से या कहीं से भी हमने 300 वीडियोज़ को सेलेक्ट किया, 300 वीमेंस को सेलेक्ट कर लिया। अब उनमें से हमने दो ग्रुप बनाए, 150 और 150 को। एक को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा और दूसरे को हम कंट्रोल ग्रुप में रखते हैं। जैसे फॉर हमने 300 सैंपल्स का सिलेक्शन किया, फिर हम इनके दो ग्रुप बनाएंगे। एक में 150 सैंपल्स को रखा, एक 150 जो कि कंट्रोल ग्रुप है, और ये क्या था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। अब हम इनमें से सब ग्रुप बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे दो ग्रुप बनाए और यहाँ पे भी हमने दो ग्रुप बनाया, जिनमें से हमने 75 को रखा, यहाँ पे 75 को। अब ये हमने एज वाइज कैटेगराइज किया कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने 30 to 45 एज ग्रुप लिया और इसमें हमने 46 to 60 एज ग्रुप लिया है। 70 जो भी हमें सैंपल साइज रखना चाहते हैं, सेम प्रोसेस कंट्रोल ग्रुप के लिए भी हमने रखी। तो इस तरीके से हमने जो सैंपल्स का कैटेगराइजेशन किया, जो कोटा में डिवाइड किया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो ये क्या है, ये कोटा सैंपलिंग है। तो ये जो हमारे टाइप्स थे ये थे किसके थे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो हमने पिछली वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी पढ़ लिया और इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी पढ़ा। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो
रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस का है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें जनसंख्या की किसी भी यूनिट को सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने की समान संभावना होती है। जो भी सैंपल का सिलेक्शन होता है वो रैंडमली किया जाता है। रैंडम अर्थात कि प्रत्येक यूनिट को, जनसंख्या के प्रत्येक यूनिट को सैंपल के रूप में सेलेक्ट होने की समान संभावना है, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें रिसर्चर अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार सैंपल का सिलेक्शन कहीं से भी, जहाँ से भी मिल जाता है वो कर लेता है। तो ये था हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं जनरली वो यही पूछा जाता है कि टाइप्स दे दिए जाते हैं कि कोटा सैम्पलिंग या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या पर्पजिव सैम्पलिंग, और उसमें ये पूछते हैं कि ये किस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है, तो हमें बताना होगा कि कोटा सैम्पलिंग अगर पूछते हैं तो हमें बताना होगा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।